वेलकम टू एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था माइटोसिस तक। अब हम मियोसिस पढ़ने वाले हैं। तो मियोसिस में होता क्या है कि जो एक ह्यूमन सेल है उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। उसमें एक जो पेयर उसमें दो उस पेयर में से एक जो सेट होता है वो फादर से आता है और दूसरा सेट जो है मदर से आता है। तो मियोसिस शुरू होने से पहले वो जो सेट आया क्रोमोसोम का एक फादर से एक मदर से, उसमें उस क्रोमोसोम की कॉपी बनती है सेल में। और सेम वही जो है मदर से है उसकी भी जो क्रोमोसोम है उसकी भी कॉपी बनती है। वो दोनों मिलके एक क्रोमोसोम बनाते हैं। अब वो दोनों क्रोमोसोम जो उनका नाम रख दिया वो होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। और हर एक क्रोमोसोम में पता है आपको दो क्रोमेटिड से मिलके बना होता है। तो क्रोमेटिड रेप्लिकेट होके जो पेरेंट से आया फादर से आया रेप्लिकेट होके दूसरा क्रोमेटिड फॉर्म किया जो कि एक क्रोमोसोम बना दिया उन्होंने। और वही मदर से आया एक क्रोमेटिड जो कि एक रेप्लिकेशन करके एस फेज में एक क्रोमोसोम बना दिया। तो अब वो दोनों क्रोमोसोम मियोसिस वन में जो है आपस में अलाइन होते हैं। इसमें मियोसिस वन में क्या है मेनली उसके ऊपर है कि इसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। और जो मियोसिस टू है उसमें इसका डिवीजन होता है। तो मियोसिस वन में हम इसको कंप्लीट आगे पढ़ते जाते हैं और फिर आपको ये समझ जाते जाऊंगा मैं डिटेल वाइज। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। पता ही हमें डिप्लॉइड सेल्स से गैमेट फॉर्म होता है। दी स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। तो इसका दूसरा नाम दे दिया है मियोसिस का रिडक्शन डिवीजन। माइटोसिस को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन पर मियोसिस को कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। इसमें जो क्रोमोसोम कंटेंट है हाफ हो जाता है। मियोसिस एंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ sexually reproducing organism whereas fertilization restores the diploid phase। तो जो हमारी जो ह्यूमन स्पर्म सेल होती है और ओवम सेल होती है वो हैप्लॉइडिक होती है। और वो जब स्पर्म और ओवम जब आपस में फ्यूज करता है तो डिप्लॉइड फॉर्म हो जाता है। उससे एक सेल होती है उसकी जो हैप्लॉइड होती है डिप्लॉइड हो जाती है। We came across meiosis during gametogenesis in plant and animal. This leads to formation of haploid gamete. की फीचर पढ़ रहे हैं हम meiosis के involves two sequential cycle of nuclear and cell division meiosis 1 and meiosis 2। तो meiosis 1 में जो है न्यूक्लियर डिवीजन होता है और जो meiosis 2 है उसमें सेल डिवीजन होता है बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। Meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid at the S phase। तो वही बता रहा है कि S meiosis 1 शुरू कब होता है, जो पेरेंटल क्रोमोसोम आया फादर से या मदर से वो S फेज में रेप्लिकेट करके एक क्रोमोसोम बनाता है जो क्रोमोसोम मटेरियल आया। और फिर वही आपस में जो है दो क्रोमोसोम जो है आपस में अपना जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं। Meiosis involves pairing of homologous chromosome, recombination between non-sister chromatid of homologous chromosome। अभी non-sister chromatid क्या होता है और ये homologous chromosome जो एक फादर से आया एक मदर से आया और उन हर एक क्रोमोसोम जो है दो क्रोमेटिड से बना है। तो फादर का क्रोमेटिड और मदर का क्रोमेटिड जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट में बात करें तो। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 2 में डिवीजन होता है सेल का जिसमें 4 सेल बनती है मियोसिस 2 में। तो ये देखा है प्रोफेज मियोसिस 1 में होगा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। प्रोफेज 2 में मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। मियोसिस 1 पे आते हैं सबसे पहले प्रोफेज के बारे में पढ़ते हैं। प्रोफेज The first meiotic division is typically longer, more complex when compared to prophase of mitosis. It has been further subdivided into following 5 phases: लिप्टोटिन, zygotin, पैकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकिनेसिस। ये आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है इसको। लिप्टोटिन, zygotin, पैकाइटिन
एंड डिप्लोटिन डाइकाइनेसिस। वो जो दो क्रोमोसोम आए प्रोफेज 1 में क्या होता है, जो दो क्रोमोसोम है अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम, एक पेरेंट एक फादर से आया एक मदर से आया, अब उनमें दोनों में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैसे होगा, इसकी पूरी प्रोसेस दे रखी है प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में वही है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है दोनों के बीच में। तो उसको पढ़ते हैं। ड्यूरिंग लिप्टोटिन the stage chromosome become gradually visible under the light microscope. The compaction of chromosome continue through liptotin. This is followed by second stage of prophase called zygotin. During this stage chromosomes start pairing together and this process of association is called synapsis. तो इसमें बता रखा है जो दो क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम, उनके जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो क्लियरली विजिबल होते हैं इसके एंड तक, लिप्टोटिन के एंड तक। और उसके बाद जो जाइगोटिन स्टेज आती है, इस स्टेज में क्या है, पेयरिंग शुरू हो जाती है उन्हीं के बीच में। ड्यूरिंग दिस स्टेज पेयरिंग टुगेदर एंड द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन कॉल्ड सिनेप्सिस। तो पेयरिंग हुई उनको कहते हैं सिनेप्सिस। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आ गया, एक फादर से आया एक मदर से आया, दोनों आपस में पेयर करते हैं और हर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड होते हैं। इलेक्ट्रॉन micrograph of this stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by formation of complex structure called synaptonymal complex. तो क्रोमोसोम सिनेप्सिस हुआ जहाँ पे दोनों क्रोमोसोम आपस में ज्वाइंट हुए उस स्ट्रक्चर को कहा गया सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ वो दो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम से, उसको नाम दिया गया बाइवेलेंट, और वो जो कि एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड से बना है तो उसको दूसरा नाम दिया गया टेट्राड ऑफ दिस टेट्राड। हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। तो पैकेटिन तक सब कुछ क्लियरली विजिबल होता है माइक्रोस्कोप में। पैकेटिन में क्या होता है, जो 4 क्रोमेटिड होते हैं ईच बाइवेलेंट, हर एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड होते हैं तो टोटल हो गए 4 क्रोमेटिड। क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज अ टेट्राड। तो ऐसे आपको कुछ 4 लाइन जैसी दिखाई देगी, एक तरह से मैं कहूँ तो आपको 4 लाइन जैसी दिखाई देगी, जिसमें जो 2 ए और बी पार्ट है, ए क्रोमेटिड पार्ट है और बी क्रोमेटिड पार्ट है एक क्रोमोसोम का, और दूसरे क्रोमेटिड का ए या बी के साथ में जॉइंट कुछ दिखाई देगा आपको जो माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो इस स्टेज की खास बात क्या है, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंस नोड्यूल्स, द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इस स्टेज की खास बात यही है कि जो दोनों क्रोमेटिड, जो 4 क्रोमेटिड है टोटल, वो 4 क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड जो है दूसरे क्रोमेटिड के साथ पेयर करेगा और वही जो है बी क्रोमेटिड है दूसरे बी क्रोमेटिड पेयर करेगा। अब इसमें क्या होगा, पैकेटिन की जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। रिकॉम्बिनेशन वो पॉइंट है जहाँ पे एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो कॉल्ड एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेस। तो इसमें जो एंजाइम यूज हो रहा है उसको नाम दिया है रिकॉम्बिनेस, जो उसको ज्वाइंट करने में हेल्पफुल होगा दोनों को, और जहाँ पे ज्वाइंट होंगे वहीं पे क्रॉसिंग ओवर शुरू होगी। क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटिन। तो एंड ऑफ पैकेटिन तक रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो चुकी होगी, दोनों आपस में ज्वाइंट होंगे, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक एट द साइट ऑफ क्रोमोसोम। तो जहां से क्रॉसिंग ओवर होनी है सिर्फ वहीं से लिंक होंगे क्रोमोसोम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है डिप्लोटिन। तो डिप्लोटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग, दोनों क्रोमोसोम अब साथ में आ गए। लिप्टोटिन में आपको क्लियरली दिख रहा था कि क्रोमोसोम आपस में रखे हुए हैं। जाइगोटिन में क्रोमोसोम जो है आपस में साथ में आ रहे थे। पैकेटिन में उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ, जिस साइड पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ उसको कहते हैं सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स, और रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल फॉर्म हुआ जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस एक्चुअली में होनी है। उसके बाद जो स्टेज आएगी डिप्लोटिन, अब
क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गया, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंप्लीट हो गया, अब उन दोनों को अलग होना है आपस में, दो जो क्रोमोसोम है उनको आपस में अलग होना है, जो एक मदर से आया एक फादर से आया। तो डिप्लोटिन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसॉल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स एंड द टेंडेंसी ऑफ द recombined homologous chromosome or bivalent to separate from each other except at the site of crossover। तो जहाँ से क्रॉसओवर है उसके अलावा जो साइट है हर जगह से जो है क्रोमोसोम आपस में सेपरेट हो जाते हैं। तो जो सेपरेशन ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है, उसको नाम दे दिया काइजमाटा। इसको मार्क करिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। इसको पॉलीटिन क्रोमोसोम कहते हैं, जिसमें जो है सेपरेट नहीं होता है, मतलब ये जो है ह्यूमन सेल में होता है कि जो है जो क्रोमोसोम है वो जल्दी से क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं, उसके बाद अपने आप सेपरेट हो जाते हैं और एक्स शेप स्ट्रक्चर हो जाता है। पर कुछ कुछ वर्टिब्रेट में है, जो मैं बताऊं आपको, जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जहाँ पे होता है, जिस साइट पे होता है, उस साइट से जब सेपरेशन की बात आती है तो एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है काइजमेटा, और ये काइजमेटा वाला स्ट्रक्चर कुछ वर्टिब्रेट में मंथ और ईयर तक रहते हैं, इसको कहते हैं पॉलीटिन क्रोमोसोम। बहुत सारे ऐसे क्रोमोसोम आपको दिखाएंगे लैम ब्रश फॉर्म में होंगे, कहेंगे पॉलीटिन क्रोमोसोम। और उसके बाद आती है लास्ट स्टेज डाइकाइनेसिस, जहाँ पे जो ये क्रॉसिंग ओवर जिस साइट पे हो रही थी रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल, वो भी अब सेपरेट हो जाएगा। तो इसमें यही लिखा गया, दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। During this phase of the cell, chromosomes are fully decondensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation. By the end of dikinesis, the nucleus disappear and the nuclear envelope also break down. Dikinesis represent the transition to metaphase. तो अब इसके बाद जो फेज आएगी, मेटाफेज आएगी, काइजमेटा जो फॉर्म हुआ अब वो भी सेपरेट हो गए आपस में, और मेटाफेज में यही होगा जो एक नया तरह का क्रोमोसोम फॉर्म हुआ है। उस क्रोमोसोम में कुछ पार्ट जो है वो मदर से आया हुआ है, कुछ पार्ट जो है फादर से आया है, जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो नया तरह का जो क्रोमोसोम बना है वो मेटाफेज 1 में जाएगा, जिसमें सारे जो क्रोमोसोम हैं जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो अपना कार्य कर चुके हैं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वो अलाइन होंगे एक इक्वेटोरियल प्लेट पे। वही सेम बात होगी, अब स्पिंडल फाइबर अटैच होगा उस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से थ्रू, और किससे होगा, सेंट्रोमियर से। उसके बाद आता है, ये स्ट्रक्चर दे रखा है, इसको आप ध्यान से देखिए। प्रोफेज 1 में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा था, जो दो क्रोमोसोम है पेरेंट्स से आए थे, दो अलग पेरेंट्स से आए थे, उन्होंने जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज किया। एक्सचेंज करने के बाद नया तरह का क्रोमोसोम बना। ये नया तरह का क्रोमोसोम आपको कुछ अलग लग रहा होगा, जिसमें जो उसका आगे वाला पार्ट है कुछ अलग लग रहा है और जो उसका बाकी रेस्ट पार्ट है कुछ अलग लग रहा है। तो नया जो क्रोमोसोम बना वो मेटाफेज में एंटर करेगा, जिसमें जो सारे क्रोमोसोम है एक प्लेट पे अलाइज होंगे। ये आपको डायग्राम याद रखना चाहिए, आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि ये किस फेज़ के बारे में बात कर रहा है, मियोसिस 1 की बात कर रहा है या माइटोसिस का डायग्राम है, ये आपको याद होना चाहिए। ऐसा ही दी homologous chromosome separate while sister chromatid remain associated at their centromere। तो अब इसमें यही होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे एनाफेज 1 में सेपरेट होंगे, पर जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो अपने सेंट्रोमियर से अटैच रहेंगे। मतलब दो जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो आपस में अटैच रहेंगे, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट होंगे, दूर जाएंगे। टीलोफेज 1 में वही सेम काम हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर, साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड डायड ऑफ दिस सेल। उसके बाद इसका साइटोकाइनेसिस होगा, जिससे दो सेल बनेंगे। Although in many cases the chromosome don't undergo dispersion, they don't reach the extreme extended state of interphase nucleus. The stage between two meiotic division is called interkinesis and is generally short-lived. There is no replication of DNA during interkinesis. तो meiosis 1 के पहले ही हो चुका होगा S phase, जो DNA रेप्लिकेशन है वो meiosis 1 के पहले ही हो चुकी होगी, meiosis 1 और meiosis 2 के बीच में नहीं होगी। और जो इंटरवल है इंटरकाइनेसिस, उसी की बात कर रहा है कि उस टाइम पे
डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी। डीएनए रेप्लिकेशन जो है स्टार्टिंग में हो जाती है पेरेंटल क्रोमोसोम की। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2, अ मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज 1। तो मियोसिस 2 जो है माइटोसिस से रिजेम्बलेंस शो करता है हर बात पे। मियोसिस 2 इज initiated immediately after cytokinesis, usually before the chromosome have fully elongated। उसमें अभी सेम बात वही चलेगी जो माइटोसिस में चल रही थी, कि वही जो क्रोमोसोम जो है वो जो नए क्रोमोसोम बने वो अब क्लियरली फिर से विजिबल होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होगा, बाकी सारे ऑर्गेनेल डिसअपेयर होंगे। अब प्रोफेज 2 के एंड तक क्रोमोसोम जो है फुली डिस्टिंक्ट फॉर्म में दिख जाएंगे। उसके बाद मेटाफेज में वही क्रोमोसोम जो है अलाइन होंगे। ये दो अलग सेल की बात कर रहा है, जो सेल डिवाइड हुई मियोसिस 1 के बाद, उसके बाद जो नए सेल बनी दो अलग सेल, उसकी बात कर रहा है। वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन होंगी दोनों क्रोमोसोम अपने अपने सेल में। उसके बाद एनाफेज 2 आएगा जिसमें साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा। आपको याद होगा स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर माइटोसिस में होता है और एनाफेज 2 में होता है, मतलब मियोसिस 2 में एनाफेज 2 पे होता है। ऑफ ईच क्रोमोसोम which was holding the sister chromatid together, allowing them to move toward opposite pole of cell. Shortening of microtubule attached to kinetochore, जिससे वो पुल करेंगे, पोल की तरफ पुल करेंगे क्रोमोसोम को। तो इसके एंड में प्रोफेज के मतलब मियोसिस 2 के एंड में जो स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म होगी, टेट्राड ऑफ द सेल फॉर्म होगा, जिसमें मियोसिस 1 में जो दो अलग जो सेल से बन रहे थे, अब वो जो सेल है बिल्कुल सेम स्टोरी चलेगी माइटोसिस जैसी। जो नए क्रोमोसोम बने हैं मियोसिस 1 में वो डिवाइड होंगे दो और सेल में। ये आपको दिख रहा है मियोसिस 2 का ये पूरा ये है, आखिरी वाले जो 4 हैं सेल जो बने मियोसिस 2 के एंड के बारे में बता रहा है। टीलोफेज 2 मियोसिस एंड विद टीलोफेज 2 इन विच दी टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम once again at closed by nuclear envelope cytokinesis follow result in formation of tetrad of cell 4 haploid daughter cell। तो मियोसिस 2 के एंड में 4 haploid daughter cell बन जाती है। अब सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस का? मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज अचीव्ड जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो मियोसिस 1 में जो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हुआ था, अब उसको मियोसिस 2 में वापस रिगेन कर लिया गया है पर सेल में। इवन दाउ द प्रोसेस पर से paradoxically result in reduction of chromosome number by half, it also increase the genetic variability in population of organism from one generation to another generation। इस लाइन को डिफाइन करता है प्रोफेज 1, जिसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा था और रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, जो कि वेरिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर आपको अब खूब इस पर क्वेश्चन करने, और कोई भी डाउट हुआ है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें।